अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर 3 जो है बेसिकली जो कुछ हमने अपेंडिक्स सी के अंदर स्टडी किया था उस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप लोगों ने अगर अपेंडिक्स सी सही तरह नहीं पढ़ी हुई तो काइंडली इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें ताकि जो चैप्टर 3 के कंटेंट्स हैं ये आपको इजीली समझ आ सकें। अदरवाइज़ आपको इनको डाइजेस्ट करना इस चैप्टर के कंटेंट्स को बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 3 है बेसिकली इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म है और आप लोगों ने देखा था अपेंडिक्स सी में कि बेसिकली हम जो पाइपलाइंस के थ्रू इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म अचीव कर रहे होते हैं। तो जो पाइपलाइनिंग है बेसिकली 1985 से ये एक यूनिवर्सल टेक्निक है। 1985 से पहले कुछ प्रोसेसर्स में पाइपलाइनिंग नहीं यूज़ होती थी सब सॉरी जो इंस्ट्रक्शंस ही नॉर्मली सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होती थी उनमें जो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म थी उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता था। और लेकिन 1985 से ऑनवर्ड जो है ये ऑलमोस्ट एक यूनिवर्सल टेक्निक है और हर माइक्रो प्रोसेसर में आपको पाइपलाइन जो आजकल के प्रोसेसर्स हैं वो सब के सब पाइपलाइन प्रोसेसर्स हैं। ठीक है जी, और उनमें इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म में बेसिकली आप करते ये कि आप इंस्ट्रक्शंस की ओवरलैप एग्जीक्यूशन करते हैं। आप लोगों ने अपेंडिक्स सी में देखा था कि आप पैरेलल में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का कोई ना कोई पार्ट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो टू मेन अप्रोचेज हैं टू एक्सप्लॉइट इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। दिस ILP इज इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, हार्डवेयर बेस्ड डायनामिक अप्रोचेस। ठीक है जी, यूज इन सर्वर्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। लेकिन जो IoT प्रोसेसर्स हैं इनमें ये एक्सटेंसिवली ये यूज़ नहीं होती है। ठीक है जी, आप कह लें ऐसा नहीं है कि पाइपलाइनिंग यूज़ नहीं होती, पाइपलाइनिंग यूज़ होती है लेकिन उसका एक लाइटर वर्जन जो है वो यूज़ होता है। जो पाइपलाइन की डेप्थ है वो कम होती है IoT प्रोसेसर्स के लिए, जबकि डेस्कटॉप सर्वर्स के लिए इनकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा होती है। और नंबर 2 कंपाइलर बेस्ड स्टैटिक अप्रोचेज हैं, लेकिन ये जो है ये इतने सक्सेसफुल नहीं है। उसकी एक रीज़न ये है कि कई कोड्स जो हैं वो बाइनरी फॉर्म में है। ठीक है जी, तो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म का बेसिकली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जब हम इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। हमारा पर्पस ये होता है, हमने अपेंडिक्स सी में भी देखा था कि हम साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शंस जो हैं इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो पाइपलाइन CPI ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन हमने अपेंडिक्स सी में देखा था। इट इज़ इक्वल टू आइडियल पाइपलाइन CPI प्लस स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स, डेटा हैजर्ड्स एंड कंट्रोल हैजर्ड्स। ठीक है, इनकी वजह से जो स्टॉल्स आ रहे हैं, इन हैजर्ड्स की वजह से स्टॉल्स आ रहे हैं और जो स्टॉल्स कितने साइकिल्स कंज्यूम कर रहे हैं ये आपके आइडियल पाइपलाइन CPI के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से जो पाइपलाइन CPI है वो डिक्रीज़ हो जाती है। आप इनको मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे होते हैं लेकिन ये जो है जो साइकिल्स हैं इनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये आपकी जो यहाँ पे जो साइकिल्स हैं इंस्टॉल्स की वजह से साइकिल्स हैं वो कंज्यूम ना हो बल्कि आपकी पाइपलाइन CPI जो है वो आइडियल पाइपलाइन CPI के क्लोज हो। ओके जी, बेसिकली एक आपका एक सीक्वेंशियल कोड होता है, उसके अंदर उसको हम एक बेसिक ब्लॉक का नाम दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ पैरेललिज्म है एक बेसिक ब्लॉक के अंदर वो क्वाइट स्मॉल है। ठीक है, आप आगे आगे जाके देखेंगे भी। द बेसिक ब्लॉक स्ट्रेट लाइन कोड सीक्वेंस विद नो ब्रांचेस। ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंशियल कोड जिसके अंदर ब्रांचेस नहीं है एक्सेप्ट टू द एंट्री, यानी आप एक कोड है उसमें एंट्री करने के लिए तो आपको एक दफ़ा आप एक कोड में एंटर तो होंगे ना, तो तब आपका एक प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा आपके कोड में, और जब आपका प्रोग्राम या बेसिक कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपने उस कोड से एग्जिट भी करना होता है। तो ये दो जंप्स होती हैं, एक एंट्री के वक्त एक एग्जिट के वक्त। इसके अलावा आपके बेसिक ब्लॉक में कोई भी जंप्स नहीं होती। ठीक है, तो इस बेसिक ब्लॉक के अंदर आपका जो अमाउंट ऑफ पैरेललिज्म है वो बड़ा लिमिटेड होता है। ठीक है जी, तो फिर हम क्या करते हैं, हम बजाय इसे एक सिंगल ब्लॉक के अंदर इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को एक्सप्लॉइट करें, हम ये चाहते हैं कि हम मल्टीपल बेसिक ब्लॉक्स यूज़ करें और उनके दरमियान जो है मल्टीपल ब्लॉक्स के दरमियान इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को फाइंड करें और उसको एक्सप्लॉइट करें। ठीक है, जो बेसिक ब्लॉक है उसके अंदर जिसके अंदर जंप्स नहीं है उसके अंदर आपकी जो कह लें कि अमाउंट ऑफ पैरेललिज्म है वो बड़ा लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल जब भी मैंने पीछे बात कही है, ये एक सिंगल लाइन है और ये एक फॉर लूप है। ठीक है, ये फॉर लूप हर आइटरेशन में इसमें जंप्स होंगी। ठीक है,
तो अगर हम सिंपल एक सिंगल लाइन को बेसिक ब्लॉक कहें तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको पैरेललिज्म इसके अंदर कैसे अचीव कर सकते हैं। इसमें आप डेटा लेवल पैरेललिज्म ले सकते हैं। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म के लिए इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म भी अचीव कर सकते हैं, वो बड़ी लिमिटेड होगी, अभी आगे जाके आप देखेंगे भी। डेटा लेवल पैरेललिज्म मैंने आपको चैप्टर 1 में एग्जांपल दी थी। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, आपकी 2 अरेज हैं एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई का सम हो रहा है, और इनकी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 1000 है। ठीक है, इन दोनों अरेज को आप सम कर रहे हैं और इनका रिजल्ट जो है वो वापस एक्स आई में स्टोर कर रहे हैं। तो इस सिंगल लाइन में जिसमें जंप्स नहीं है, इसके अंदर तो अमाउंट ऑफ पैरेललिज्म जो है वो लिमिटेड है, वो आप आगे जाके भी देखेंगे भी। लेकिन ये हर जो बेसिक ब्लॉक है, इस सिंगल लाइन का जो बेसिक ब्लॉक है, ये हर आइट्रेशन पे जंप्स कर रहा है। तो हम विदिन ये जो है बेसिक ब्लॉक्स या आपके हर आइट्रेशंस के अंदर जो है हम हर लूप के आइट्रेशन में हम पैरेललिज्म को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आप में से कि मुझे बताया कि यहाँ पे हम पैरेललिज्म कैसे अचीव कर सकते हैं इस लूप के अंदर जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हुई है, हम इसमें पैरेललिज्म को कैसे अचीव कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जी कोई आंसर करेगा मुझे? इसका आंसर मैं आपको कई दफ़ा कर चुका हूँ, बिल्कुल चैप्टर 1 में मैंने कई दफ़ा इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। तो क्या इसको हम कैसे पैरेललिज्म इसमें हम कैसे अचीव करते हैं। इंस्ट्रक्शन लेवल की बात ना करें, जस्ट डेटा लेवल की बात करें तो कैसे किया जा सकता है। सिंपल लूप है। जी कोई बताएगा मुझे? जी कोई बता दें मुझे, वरना फिर मैं रोल नंबर कॉल करता हूँ। सर मल्टीपल थ्रेड्स में हम 999 को डिवाइड कर सकते हैं, फिर वो उतनी आइट्रेशंस के लिए हर थ्रेड में चलेगा, यानी कि एग्जीक्यूशन। यस ठीक है। बेसिकली आप थ्रेड लेवल पैरेललिज्म की बात करें, अगर डेटा लेवल पैरेललिज्म की बात करें तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आप इस जो एक अरेज हैं इनकी सब अरेज बनाएं और सब अरेज को पैरेलल में सम अप कर दें। यस ठीक है, ये आप थ्रेड्स के जरिए करेंगे। ठीक है जी। अच्छा आप ही मुझे बता दें, आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में थ्रेड्स पढ़ ली हैं, राइट? यस सर। ओके, तो सही कह रहे हैं आप। बेसिकली इस लूप की इस अरे के सब अरेज बनाएं और इंडिविजुअली सब अरेज को सम अप करने के बाद में जो इंडिविजुअल सम्स हैं उनको सम अप कर दें। ठीक है जी। तो ये डेटा लेवल पैरेललिज्म है, उसे आप सिंगल इनपुट मल्टीपल डेटा, ये एक प्रोसेसर की टाइप है जो बेसिकली वेक्टर प्रोसेसर और जीपीयूज होते हैं, इनकी मदद से आप डेटा लेवल पैरेललिज्म इस लूप में अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगेन हमारा जो इस चैप्टर का टॉपिक है इट इज़ इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, और हमने इस लूप में इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को एक्सप्लॉइट करना है। तो बेसिकली अगर आप लूप में ये काम करें तो इसी इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को आप लूप लेवल पैरेललिज्म का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं इस लूप में हम पैरेललिज्म को कैसे, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को कैसे अचीव करते हैं। आप लोगों ने डेटा लेवल पैरेललिज्म ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी देख लिया है। बेसिकली वो थ्रेड लेवल पैरेललिज्म है, आप मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट करें और उसमें आप यही करेंगे, बेसिकली सिंगल सब अरेज बनाएंगे और उनको सम अप करेंगे। लेकिन जबकि जो डेटा लेवल पैरेललिज्म है उसमें आप ये बेसिकली वेक्टर प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, डेटा लेवल पैरेललिज्म एंड थ्रेड लेवल पैरेललिज्म दे आर बोथ डिफरेंट। ओके जी, तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म में चैलेंजेस क्या हैं, डेटा डिपेंडेंसी, इसके बारे में हम अपेंडिक्स सी में कुछ बात कर चुके हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इंस्ट्रक्शन जे इज डेटा डिपेंडेंट ऑन इंस्ट्रक्शन आई। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आई पहले एग्जीक्यूट हो रही है और इंस्ट्रक्शन जे बाद में एग्जीक्यूट हो रही है, और इंस्ट्रक्शन जे इज डेटा डिपेंडेंट ऑन इंस्ट्रक्शन आई इफ इंस्ट्रक्शन आई प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट दैट मे बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्शन जे। ये हमने जहाँ पे हैजर्ड्स पढ़े थे ना, रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर राइट, ठीक है जी, और राइट आफ्टर रीड, ये जो हमने हैजर्ड्स पढ़े थे बेसिकली वो डेटा डिपेंडेंसीज थी, राइट। तो इफ इंस्ट्रक्शन जे इज instruction J is data dependent on instruction I if instruction I produces a result that may be used by instruction J। इंस्ट्रक्शन आई रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रही है, जो इंस्ट्रक्शन जे जो बाद में एग्जीक्यूट हो रही है उसने उस रिजल्ट को यूज़ करना है। नंबर 2, इंस्ट्रक्शन जे इज़ डेटा डिपेंडेंट ऑन इंस्ट्रक्शन के एंड इंस्ट्रक्शन के इज़ डेटा डिपेंडेंट ऑन इंस्ट्रक्शन आई। इसको आप चेन डिपेंडेंस कहते हैं। ठीक है जी, आपकी चेन ऑफ डिपेंडेंसीज हैं, एक इंस्ट्रक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरे तीसरे पे, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये आपकी डेटा डिपेंडेंसीज हैं जो हमने बेसिकली इसको हम आगे आज भी एक थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। हमने अपेंडिक्स सी में देखा था जहाँ पे हमने डेटा हैजर्ड्स को स्टडी किया था, जिसमें हमने 3 तरह की हैजर्ड्स देखी थी, रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर राइट और राइट आफ्टर रीड। ठीक है, डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, ये इनका प्रॉब्लम है। ठीक है, और हमने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टॉल्स
इंट्रोड्यूस किए थे ताकि कुछ किसी हद तक हम जो है पैरेललिज्म को अचीव कर सकें। और यही बात यहाँ पे जो बेसिक ब्लॉक की बात कर रहा है वो यही कर रहा है कि हम जो एक सीक्वेंशियल कोड है उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैरेललिज्म होती है, हम 100% पैरेललिज्म अचीव नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे डिपेंडेंसीज है, अभी आप आगे जाके देखेंगे। और क्या कहते हैं इसमें जो डिपेंडेंसीज हैं इसकी वजह से आप इनको एग्जैक्टली 100% पैरेलल में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आप स्टॉल्स इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर आप इसको फर्दर एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमने अपेंडिक्स सी में देखा था और आज भी हम इसको थोड़ा सा देखने जा रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस वो होती हैं इफ टू इंस्ट्रक्शंस आर पैरेलल दे कैन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। अगर दो इंस्ट्रक्शंस जो है साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकें तो उनको आप पैरेलल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं या इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये आपकी डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। 100% इसमें पैरेललिज्म आप अचीव नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, तो डिपेंडेंसीज आर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोग्राम। यस, ऑब्वियस सी बात है, ये जो डिपेंडेंसीज हैं प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं। हर प्रोग्राम में डिपेंडेंसीज होती हैं और आपने मेक श्योर करना होता है जब भी आप पैरेललिज्म को अचीव कर रहे हो, नो मैटर आप इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म ले रहे हैं, डेटा लेवल या थ्रेड लेवल, आपकी डिपेंडेंसीज जो ओरिजिनल प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है जी, यानी ऐसा नहीं है कि आपके हैजर्ड आ रहा हो और आप उसको इग्नोर कर दें। पाइपलाइन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन्स इफ डिपेंडेंस इज डिटेक्टेड एंड इफ इट कॉजेज अ स्टॉल। ठीक है जी, ये बात हम चैप्टर अपेंडिक्स सी में बात कर चुके हैं। जो पाइपलाइन हम जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो हमें बताती है कि हम डिपेंडेंसीज को या हैजर्ड्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे और हमें स्टॉल्स की ज़रूरत है या हमें कोई और टेक्निक की ज़रूरत है। ठीक है जी, डेटा डिपेंडेंस कन्वेज थ्री थिंग्स: पॉसिबिलिटी ऑफ अ हैजर्ड, ऑर्डर इन विच रिजल्ट्स मस्ट बी कैलकुलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ऑर्डर को या जो ये प्रॉपर्टी है जिसमें डिपेंडेंसीज है इनको मेंटेन रखना होता है आपने। ऐसा नहीं है कि आप इनको इग्नोर कर दें और फिर जो रिजल्ट्स हैं, जो नेट रिजल्ट्स हैं आपके प्रोग्राम के, वो आपके पास गलत हों। ठीक है, तो ऑर्डर इन विच रिजल्ट्स मस्ट बी कैलकुलेटेड, ये हमें डेटा डिपेंडेंसीज बताती हैं कि किस ऑर्डर में हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। और नंबर 3, अपर बाउंड ऑन एक्सप्लॉयटेबल इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। ये हमें अपर बाउंड बता देती है कि इनके अंदर इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म हम कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो डिपेंडेंस कैन ओवरकम इनटू डिफरेंट वेज। अगर जो हमने जो बेसिक वेज थी हमने डेटा डिपेंडेंसीज की, इनको सॉल्व करने की, स्टॉल्स, फॉरवर्डिंग और स्केजुलिंग, जो हमने इस तरह की चीज़ें देखी थी अपेंडिक्स सी में, वो बिल्कुल बेसिक थी। हम उनकी कुछ एडवांस फॉर्म्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेन 2 थिंग्स हैं: मेंटेनिंग अ डिपेंडेंस बट अवॉइडिंग अ हैजर्ड। हमने हैजर्ड्स को कैसे अवॉइड किया था ये आप लोगों ने अपेंडिक्स सी में देखा है। ठीक है, और स्केजुलिंग हमने की थी अपेंडिक्स सी में। हमने एलिमिनेटिंग अ डिपेंडेंस बाय ट्रांसफॉर्मिंग अ कोड, ट्रांसफॉर्म कैसे किया था, हमने स्केजुलिंग की थी और उसका बिल्कुल बेसिक वर्जन किया था हमने स्केजुलिंग का। इस चैप्टर में जो है हम एडवांस वर्जन करेंगे। ठीक है जी, तो जो स्केजुलिंग है, जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने कोड को, डिपेंडेंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग स्केजुलिंग। और स्केजुलिंग जो है वो हार्डवेयर बेस्ड होती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है। सॉफ्टवेयर बेस्ड बेसिकली आपकी कंपाइल टाइम होती है जो कंपाइलर आपका करता है। ठीक है, ये प्रोग्रामर नहीं करता बल्कि कंपाइलर के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो आपके डेटा डिपेंडेंस मिक्स को रिजॉल्व करने के लिए आपके स्केजुलिंग करती हैं। ठीक है, ये कंपाइलर के अंदर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ओके जी, डिपेंडेंसीज डेट फ्लो थ्रू मेमोरी लोकेशंस आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ठीक है जी, जो डिपेंडेंसीज हैं, अगर एक तो जब आपका प्रोग्राम में जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें आपके रजिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं या मेमोरी लोकेशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो रजिस्टर्स के अंदर आपका डेटा है उनमें जो डिपेंडेंसीज हैं उनको रिजॉल्व करना आसान है। या अगर आप अपेंडिक्स सी के कॉन्सेप्ट पे गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये मेमोरी लोकेशंस को हैंडल करना क्यों मुश्किल है, उसकी एग्जांपल ये है। ये दोनों देखने में तो डिफरेंट है। एक बेस एड्रेस आपका x4 में और उसमें 100 का ऑफसेट है, x6 में बेस एड्रेस है और 20 का ऑफसेट है। लेकिन यहाँ पे आपको ये दोनों वैल्यूज देख के नहीं पता चल रहा कि इनका जो इफेक्टिव एड्रेस है वो क्या है। हो सकता है x4 और x6 के अंदर जो बेस एड्रेस है उनमें ये ऑफसेट्स ऐड करने के बाद ये दोनों इक्वल आ जाएं, पॉसिबिलिटी है। तो इस वजह से 2 एड्रेसेस में रेफर टू सेम लोकेशन बट ये दे लुक डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट लग रहे हैं। लेकिन x4 और x6 में हो सकता है बेस एड्रेस इस तरह का हो कि इनमें आप ऑफसेट को ऐड करें तो ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो इस वजह से जो डिपेंडेंसीज हैं जो मेमोरी लोकेशन से एसोसिएटेड हैं इनको हैंडल करना मुश्किल होता है।
ये एक बात क्लियर होगी है? अगर यहाँ इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके एड्रेसेस जो हैं वो सेम लोकेशन को एड्रेस कर रहे हैं, इफेक्टिव एड्रेस जो है वो सेम है, लेकिन ये दोनों देखने में डिफरेंट लग रहे हैं। यही प्रॉब्लम ब्रांचेस में भी हो सकता है। आपके ये आपको लग रहा होगा कि आपका जो टारगेट एड्रेस है वो ये है, लेकिन ये दोनों एक ही पॉइंट पे एड्रेस कर रहे होंगे, ये दोनों एक ही टारगेट एड्रेस कैलकुलेट कर रहे होंगे। यहाँ पे आपका फिर कॉन्फ्लिक्ट हैजर्ड्स जो हैं वो अकर हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप इंस्ट्रक्शन कैश की बात कर रहे हैं। और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया ये दोनों कैसे सेम हो सकते हैं, ठीक है। अगेन कहीं पे कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, आप दरमियान में मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, कोई भी आप मुझे इंटरप्ट कर सकता है दरमियान में, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का, आप मुझे दरमियान में इंटरप्ट कर सकते हैं। ओके जी, ये एक RISC-V असेंबली कोड है, और बेसिकली इसमें हो कुछ ये है कि आपकी एक एरे है, ठीक है। आई गेस मैंने इसे अभी आगे जाके बनाया भी हुआ है, एक मिनट जी। यस, ये कुछ इस तरह की एरे है, ठीक है। इसमें यह कि आपकी एक एरे है और उसमें एक स्केलर कांस्टेंट जो है वो ऐड हो रहा है, हर एलिमेंट में कांस्टेंट ऐड हो रहा है, ठीक है। और रिजल्ट जो है वापस xi में स्टोर हो रहा है। x एरे है और उसमें एक कांस्टेंट जो है वो ऐड अप हो रहा है, और उसका जो रिजल्ट है वापस x में आप स्टोर कर रहे हैं, और उसकी 1000 लेंथ एरे है, और हर आइट्रेशन पे आप एक एलिमेंट का डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह की एरे है, और इसका जो RISC-V असेंबली कोड है वो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ये है, देख सकते हैं ये ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस हैं। आप यहाँ पे लोड करें, लोड कहाँ से करें, इस मेमोरी लोकेशन से, इस मेमोरी लोकेशन से आप फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर F0 में लोड करें वैल्यू को। लोड करने के बाद आप फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन करें, D मीन डबल प्रिसीजन, ठीक है जी। और उसमें F2 जो है इसके अंदर स्केलर सेफ है, इस F2 को आप F लोडेड वैल्यू में स्टोर ऐड करें, फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन करें, डबल प्रिसीजन, और इनको एडिशन करने के बाद आप वापस इस मेमोरी लोकेशन में फ्लोटिंग पॉइंट स्टोरेज करें, ठीक है। ये F4 की वैल्यू जो है आप इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करें। आपने इस सीक्वेंशियल इक्वेशन को परफॉर्म किया है जस्ट 3 इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है जी। और इसको एडिशन करने के बाद आप लूप का डिक्रीमेंट करें, क्योंकि आप डबल प्रिसीजन कर रहे हैं, 64 बाइट्स रिक्वायर्ड हैं, तो बेसिकली आप 8 का डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है जी। और इस एड्रेस में 8 का डिक्रीमेंट करने के बाद आप टेस्ट करेंगे कि वेदर x1 एंड x2 के अंदर बेसिकली एक वैल्यू स्टोर है। या आप ये कह सकते हैं कि जो आपने आगे देखा था यहाँ पे 999, ये एक वैल्यू है। इस तरह के एक x2 के अंदर एक वैल्यू मेंटेन हुई है, जैसे ये वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, ब्रांच नॉट इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये चलती रहेंगी, जैसे ये इक्वल होंगी तो आपकी ब्रांच जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है जी। तो अभी जो मैंने आपको लूप दिखाई है उसका ये असेंबली लेवल कोड है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि डिपेंडेंसीज कहाँ कहाँ पे हैं। तो नंबर 1 यहाँ पे डिपेंडेंसीज है, यहाँ जो F0 है, ये जो F0 है ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो F एडिशन डॉट डी इंस्ट्रक्शन है ये डिपेंडेंट है इस इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे जो F4 है, F4 जो है वो यूज़ हो रहा है जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में कैलकुलेट हुआ था। एडिशन के बाद जो F4 में जहाँ सम की वैल्यू है वो स्टोरेज के लिए यहाँ पे डिपेंडेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिपेंडेंसीज हैं। नंबर 3 एक डिपेंडेंस और है, अगर आप यहाँ पे गौर करें लास्ट 2 लाइंस में, तो ये जो x1 है जो डिक्रीमेंट होने के बाद अपडेट हो रहा है वो यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो ये डिपेंडेंसीज हैं और इनको हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली अब यहाँ पे डिपेंडेंसीज जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उसको हम अभी इसी स्लाइड में देखते हैं। 2 इंस्ट्रक्शन यूज द सेम नेम सेम रजिस्टर। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिए, जो नेम है ये मैंने इसे ब्लैक किया हुआ है, ये ब्लू नहीं है, इसे वैसे मुझे रेड कर देना चाहिए था, अगर रेड करके शायद आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आता। जो नेम्स हैं वो रजिस्टर नेम्स हैं और मेमोरी लोकेशंस, इनको आप नेम्स कहते हैं, ठीक है जी। जो इनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, जो
x0, x1, x2, x3 बेसिकली रजिस्टर्स के नेम्स हैं, और मेमोरी लोकेशंस जो हैं उनका जो आप जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज में, उसमें जो आप लिखते हैं वो बेसिकली आप उनके नेम्स होते हैं, ठीक है। टू इंस्ट्रक्शंस यूज द सेम नेम बट नो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद दैट नेम, राइट। इसका मतलब ये है नो ट्रू डेटा डिपेंडेंस बट इज अ प्रॉब्लम इन रीऑर्डरिंग इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे अगर आप गौर करें इन दोनों इंस्ट्रक्शन में, बेसिकली इन दोनों इंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है वो तो आपकी यहाँ पे x1 में स्टोर हो जाएगी, x1 माइनस 8 इज इक्वल टू x1, राइट। लेकिन यहाँ पे वैल्यू ट्रांसफर नहीं हो रही, फ्लो ऑफ डेटा नहीं है, जस्ट इस x1 की वैल्यू यूज हो रही है, जबकि इन इंस्ट्रक्शन में फ्लो ऑफ डेटा था, राइट। ये f0 की वैल्यू इसमें सम अप होने के बाद यहाँ पे f4 में ऐड होनी है, f4 में स्टोर होनी है, यहाँ पे f4 की वैल्यू मेमोरी में ट्रांसफ़र होनी है। लेकिन यहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, x1 की जो वैल्यू है वो सिर्फ यूज़ होनी है कंपैरिजन्स के लिए, कहीं ट्रांसफ़र नहीं होनी, ठीक है जी। तो ये जो है अगर आपके सेम नेम यूज़ हो रहा है, इनमें कोई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इनका ऑर्डर जो है वो उसको रीऑर्डर करते हुए आपने इसको देखना होता है कि कहीं आपकी जो डिपेंडेंस है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है। इनको बेसिकली कहते हैं ट्रू डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन अगेन किसी हद तक इसमें डिपेंडेंस है, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ डेटा नहीं है, लेकिन डिपेंडेंस ज़रूर है, ठीक है जी। तो टू टाइप ऑफ नेम डिपेंडेंसेज जो बेसिकली मैंने यहाँ आपको रजिस्टर नेम्स और मेमोरी लोकेशंस की वजह से आ रही है, दो तरह की है। वन इज़ एंटी डिपेंडेंस। ये जो एंटी डिपेंडेंस है बेसिकली ये आप लोगों ने आप ये कह सकते हैं, ये जो एंटी डिपेंडेंस है, आप लोगों ने जो अपेंडिक्स सी में राइट आफ्टर रीड हैजर्ड्स पढ़े थे, ये उसका दूसरा नाम है, ठीक है। राइट आफ्टर रीड हैजर्ड्स जो आपने अपेंडिक्स सी में पढ़े थे, ये उसका दूसरा नाम है, उसका एंटी डिपेंडेंस कह रहे हैं। इसमें होता है ये इंस्ट्रक्शन जे है राइट्स अ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन डेट इंस्ट्रक्शन आई रीड्स, ठीक है। इनिशियल ऑर्डरिंग आई बिफोर जे मस्ट बी प्रिजर्व, ये ऑर्डरिंग प्रिजर्व होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है अगर आप गौर करें, आप में से कोई मुझे बताएगा यहाँ पे एंटी डिपेंडेंस, इन ये जो तीन डिपेंडेंसीज हैं इनमें एंटी डिपेंडेंस कहाँ पे है? अगर आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा यहाँ इन तीनों में से एंटी डिपेंडेंस क्या है। जो आप लोगों ने राइट आफ्टर रीड हैजर्ड्स पढ़े थे वो आपके उनको आप एंटी डिपेंडेंस का नाम देते हैं। और एंटी डिपेंडेंस में क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन जे जो बाद की इंस्ट्रक्शन है वो राइट करना चाहती है एक ऐसी इंस्ट्रक्शन के बाद जो बेसिकली रीड कर रही है। तो यहाँ पे देखें कौन सा ऐसा काम यहाँ पे कौन सी डिपेंडेंस है जो बेसिकली एंटी डिपेंडेंस है, गौर करके बताएं जी, कौन मुझे बताएगा। अपेंडिक्स सी आप लोगों को समझ आनी चाहिए अच्छी तरह, वरना यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ये आप याद रखें। आपके साथ आप इस चैप्टर में नहीं चल सकेंगे अगर आपको अपेंडिक्स सी के कंटेंट्स नहीं पता। जी कोई मुझे बताएगा यहाँ पे एंटी डिपेंडेंस कहाँ पे है, इन तीनों में से एंटी डिपेंडेंस कौन सी है? अच्छा चलें बता देता हूँ। नंबर 2 आउटपुट डिपेंडेंस है। ये जो आउटपुट डिपेंडेंस है जो आपने राइट आफ्टर राइट हैजर्ड्स पढ़े थे अपेंडिक्स सी में, ये उसका दूसरा नाम है। इसमें 2 इंस्ट्रक्शन हैं आई एंड जे, और दोनों ही सेम मेमोरी रजिस्टर को या मेमोरी लोकेशन को राइट करना चाहती हैं। तो दोनों का ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शन आई राइट करना चाहती है लेकिन उससे पहले इंस्ट्रक्शन जे ने राइट कर दिया है, ठीक है जी। तो ये जो एंटी डिपेंडेंस और आउटपुट डिपेंडेंसीज हैं ये नेम डिपेंडेंसीज कहलाती हैं। और ये एंटी डिपेंडेंस जो है ये आपकी राइट आफ्टर रीड डेटा हैजर्ड्स जो हमने पढ़े थे उसका दूसरा नाम है, और आउटपुट डिपेंडेंस आपकी राइट आफ्टर राइट का दूसरा नाम है, ठीक है जी। इनको सॉल्व करने के लिए, इनको रिजॉल्व करने के लिए जो सबसे आसान तरीका ये है कि आप डिफरेंट रजिस्टर्स यूज़ कर लें, तो ये डिपेंडेंसीज ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है जी। क्योंकि आपके पास रजिस्टर्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन अगेन जितने भी हों अमूमन काम ही पड़ जाते हैं, याद रखें। अभी आपको आगे जाके अंदाज़ा भी हो जाएगा जब हम वो पढ़ेंगे डेटा लेवल पैरेललिज्म, ठीक है। तो रजिस्टर रीनेमिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपका ओरिजिनल कोड है, इन तीनों में से कोई भी एंटी डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि एंटी डिपेंडेंस के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है,
इंस्ट्रक्शन जे राइट करना चाहती है रजिस्टर को, जो बाद की इंस्ट्रक्शन है, लेकिन मेमोरी लोकेशन है उसने इंस्ट्रक्शन आई को जो है वो जो इंस्ट्रक्शन आई है उसने रीड करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो है राइट्स अ रजिस्टर दैट इंस्ट्रक्शन आई रीड्स। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये जो x1 है, x1 ये आपकी क्या कहते हैं राइट करना चाहती है। ठीक है, मेमोरी लोकेशन में F4 को स्टोर करना चाहती है, राइट करना चाहती है इस मेमोरी लोकेशन में। ठीक है, जबकि आपकी इंस्ट्रक्शन जे जो है वो इसको रीड करना चाहती है। यहाँ पे फ्लो ऑफ डेटा नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, बेसिकली x1 के जो कंटेंट्स हैं, ये एडिशन ऐड इमीडिएट की जो इंस्ट्रक्शन है वो x1 को रीड करना चाहती है। ठीक है, तो जब तक ये अपना राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर लेती ये इंस्ट्रक्शन, तब तक आप इसको रीड नहीं करेंगे। राइट, क्लियर है? ये क्वेश्चन है। तो यहाँ ये जो दो इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे एंटी डिपेंडेंस है। ठीक है जी, क्वेश्चन है तो पूछ ले यहाँ पे सर। यस पूछे। अभी होनी चाहिए ना, ये जो सेकंड में जब ऐड कर रहा है F4 में और फिर नीचे F4 को स्टोर भी कर रहा है दूसरी वाली में। यस, इसमें एडिशन कर रहा है, इसमें स्टोर कर रहा है। यस, तो यहाँ पे भी होनी चाहिए ना एंटी डिपेंडेंस। यस, नो ये जो क्या कहते हैं बेसिकली इसमें आप गौर करें, ये जो है ये इंस्ट्रक्शन ये इसमें भी आपका राइट हो रहा है, F4 रजिस्टर राइट हो रहा है। ठीक है, आपका रजिस्टर राइट हो रहा है और इसमें आपकी मेमोरी जो है वो राइट हो रही है। तो यहाँ पे आपकी राइट आफ्टर राइट हैजर्ड बेसिकली होगा, जिसमें राइट आफ्टर राइट हैजर्ड है। आपने यहाँ पे भी राइट करना है, राइट करना है, और इनकी राइट का जो ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए। जबकि यहाँ पे एंटी डिपेंडेंस इस तरह है कि आपका जो F4 है, जो F4 है आपने उसे X1 में राइट करना है, जबकि यहाँ पे आपने X1 को रीड करना है। राइट, यहाँ पे ये जो X1 है इसको रीड करेंगे तो फिर आप उसमें डिक्रीमेंट करेंगे और आपके X1 के अंदर अपडेट होगा। आपका जो ऐड इमीडिएट की वैल्यू है ये आपकी अपडेट होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? पूछ लें, दोबारा पूछ लें या कुछ और पूछना चाह रही हैं? क्लियर हो गया? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। यस सर। ओके, गुड। ठीक है जी, तो एंटी डिपेंडेंस जो है बेसिकली आपकी राइट आफ्टर रीड है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप राइट कर रहे हैं और इसके बाद आपने रीड करना है। ठीक है, ये X1 को आपने रीड करना है। ओके जी, ये तीनों हैजर्ड्स जो हैं ये हम अपेंडिक्स सी में देख चुके। ठीक है, और कंट्रोल डिपेंडेंसीज को हम थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन आई विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका ऑर्डर क्या है विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इज कंट्रोल डिपेंडेंट ऑन अ ब्रांच instruction control dependent on a branch cannot be moved before the branch so that its execution is no longer controlled by the branch. Right? अगर आपकी एक इंस्ट्रक्शन है जो ब्रांच के अंदर है, आप उससे मूव नहीं कर सकते ब्रांच से पहले, क्योंकि अगर आप उसे ब्रांच से बाहर निकाल देंगे तो वो ब्रांच का पार्ट ही नहीं रहेगी ना। ठीक है, और इसी तरह आप किसी इंस्ट्रक्शन को जो ब्रांच से बाहर है आप उसे ब्रांच के अंदर मूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी इंस्ट्रक्शन को ब्रांच के अंदर मूव कर देंगे तो ब्रांच का पार्ट बन जाएगी। ठीक है जी, एन इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी एन इंस्ट्रक्शन नॉट कंट्रोल डिपेंडेंट ऑन अ ब्रांच। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल डिपेंडेंट नहीं है, लूप के अंदर या किसी इफ एल्स स्टेटमेंट में, कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, कैन नॉट बी मूव्ड आफ्टर द ब्रांच। ठीक है, ब्रांच के अंदर उसे मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रांच का भी पार्ट बन जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल डिपेंडेंसीज के अंदर सिर्फ आपको ये देखना है ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो लूप का पार्ट नहीं है या ब्रांच का पार्ट नहीं है, आप उसको ब्रांच के अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते, और जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शंस हैं आप उसे ब्रांच से बाहर नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं, बहुत सिंपल सी हैं। यहाँ पे ज़रा गौर करें, पहले आप इस कोड को समझ लें। एडिशन हो रही है X2 और X3 में और X1 में स्टोर हो रही है।
यहाँ पे ब्रांच हो रही है, ब्रांच इक्वल इफ x4 एंड x0 आर इक्वल, इफ दे आर इक्वल देन मूव टू जंप टू L, ठीक है, ब्रांच टू L। और यहाँ पे आपकी एक और स्टेटमेंट है जिसमें x4 और सॉरी x1 एंड x8 में और ऑपरेशन हो रहा है और इनका जो और ऑपरेशन है वो x7 में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो और इंस्ट्रक्शन है, ये जो और इंस्ट्रक्शन है, इट इज़ कंट्रोल डिपेंडेंट। ये कंट्रोल डिपेंडेंट है बिकॉज ये जो x1 है ये इस ब्रांच पे डिपेंडेंट है, कंट्रोल डिपेंडेंट है। रीज़न इसकी इस ब्रांच पे डिपेंड कर रहा होगा कि x1 उसने ये एडिशन का यूज़ करना है या सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना है। अब गौर से कर लें तो ये जो सब्ट्रैक्शन की यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन, नॉट पॉसिबल टू मूव सब बिफोर द ब्रांच। आप इस सब इंस्ट्रक्शन को, सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन को इस ब्रांच से पहले मूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये फॉल्स होती है तो ये सब इंस्ट्रक्शन अगर आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये सब इंस्ट्रक्शन जो है वो स्किप हो जाएगी, मिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो कंट्रोल डिपेंडेंट है और आप इस सब इंस्ट्रक्शन को जो है वो आप ब्रांच से आउट ऊपर जो है वो मूव नहीं कर सकते। इसमें समझ आ गया इस कॉन्सेप्ट में तो ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ लें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली ये जो और है ये x1 पे डिपेंडेंट है और ये x1 जो है वो आपकी सब्ट्रैक्शन से आ रहा है या एडिशन से आ रहा है, और ये इंस्ट्रक्शन जो है आपकी कंट्रोल डिपेंडेंट है बिकॉज ये यहाँ पे ब्रांच चेक हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है और इसकी बेस पे डिपेंड कर रहा होगा कि यहाँ पे जो x1 है वो सब्ट्रैक्शन का यूज़ होगा या एडिशन का, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ सब्ट्रैक्शन को मूव कर दें कहीं और। जबकि आप एग्जाम्पल 2 में देखें, एग्जाम्पल 2 में देखें तो अगेन यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे ब्रांच चेक हो रही है, ब्रांच हो रही है x0 और x12, इफ दे आर इक्वल देन यू हैव टू मूव टू स्किप, ठीक है। ये दो पार्ट आप स्किप कर देंगे और यहाँ पे आप और को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रजिस्टर्ड रीनेमिंग की टेक्निक जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, आपको जस्ट पता ही है रीनेमिंग, उसमें आप डिफरेंट रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके लिए पॉसिबल है कि यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है आप उसको मूव कर दें कहीं और। ये इसका इक्विवेलेंट नहीं है, याद रखें इसका इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप x4 को मूव कर सकते हैं बिकॉज ये जो और है ये x4 पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इस सब्ट्रैक्शन को मूव कर सकते हैं, इवन आप एडिशन को भी मूव कर सकते हैं अगर आप गौर करें कि बिकॉज x5 जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनको स्केजुलिंग कर सकते हैं इस कोड की, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी और है, द प्रॉपर्टी ऑफ वेदर अ वैल्यू विल बी यूज्ड बाय एन अपकमिंग इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ लाइवनेस, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन की लाइवनेस है कि एक इंस्ट्रक्शन है उसने प्रीवियस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना है तो लाइव उसकी वैल्यू जो है वो लाइव है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है आज के लेक्चर में, इट इज स्टैटिक स्केड्यूल। यस पूछें। सर जो एंटी डिपेंडेंस थी वो राइट बिफोर रीड से बनेगी या रीड बिफोर राइट से? जो एंटी डिपेंडेंस है इट इज बेसिकली राइट आफ्टर रीड। सर लेकिन जो इस केस में this is right and after this right you have to read x1, राइट सर। क्लियर? यस सर। ओके, अगर फिर कंफ्यूजन हो पूछ लें आप सारे, मुझसे किसी भी वक्त कहीं भी मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कि प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में कहीं पे भी मुझे आपको इशू आता है तो आप लोग मुझसे रोक के पूछ सकते हैं। ओके जी, अब बेसिकली जो आउटपुट, यस अब जो आउटपुट डिपेंडेंसी उसकी भी एग्जांपल दे दीजिए। ओके, ये बेसिकली आउटपुट डिपेंडेंस जो है राइट आफ्टर राइट, इसकी जो एग्जांपल है मैं फॉर एग्जांपल ये कोड है, ये हम आगे जाके देखेंगे। अगर लेट्स सपोज ये जो इंस्ट्रक्शन है और ये दोनों इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल में हो, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन और इसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन आ रही हो, ठीक है, तो देन इट इज़ राइट आफ्टर राइट बिकॉज जहाँ भी आप राइट कर रहे हो इस राइट के बाद फिर आप ये राइट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप रजिस्टर्स का सेम नेम कर दें, आप बेशक F8 कर दें, यहाँ भी F8 कर दें, तो इट विल बी राइट आफ्टर राइट, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर, इनको आप सीक्वेंस में लें और यहाँ पे F8 कर लें और यहाँ पे
यस यहाँ पे x1 राइट, यहाँ पे इन रजिस्टर्स के नेम चेंज करके यहाँ पे राइट आफ्टर राइट की सिचुएशन हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है। ओके। बेसिकली ये जो आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन के ऊपर, ये बेसिकली स्केजुलिंग कहलाती है। ये हमने अपेंडिक्स सी में स्केजुलिंग को देखा था, स्केजुलिंग क्या होती है। तो आज हम स्टैटिक स्केजुलिंग को देखेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम डायनामिक स्केजुलिंग को भी स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हम स्टैटिक स्केजुलिंग को देख रहे हैं और स्टैटिक स्केजुलिंग का मतलब ये है कि ये कंपाइलर टेक्निक्स हैं जो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को एक्सप्लॉइट करती हैं और आपके कोड को इस तरह रीअरेंज करती हैं कि उसमें आप इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को मैक्सिमाइज करें। ओके जी, अब अगेन ये आपकी लूप है जिसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं और ये वही लूप है जो बेसिकली हमने पीछे देख भी लिया है। और स्टैटिक स्केजुलिंग में बेसिकली हम ये कर रहे हैं, पहले वन थिंग इज़, अगर हमने स्टॉल्स को अवॉइड करना है, तो जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है, सेपरेट डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सोर्स इंस्ट्रक्शन बाय द पाइपलाइन लेटेंसी ऑफ द सोर्स इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपकी एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सोर्स इंस्ट्रक्शन है और वो एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन ने यूज़ करना है, तभी वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर आपने स्टॉल्स को अवॉइड करना है तो आप स्टैटिक स्केजुलिंग में कुछ ये करना चाहेंगे कि आप डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन को सोर्स इंस्ट्रक्शन से कुछ इतना दूर कर दें, सेपरेट कर दें, जितना सोर्स इंस्ट्रक्शन की लेटेंसी है, यानी उसने कितने साइकिल्स कंज्यूम करने हैं, सोर्स इंस्ट्रक्शन की कितनी पाइपलाइन लेटेंसी है, आपने उतने साइकिल्स उस डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन को सेपरेट कर देना है। ठीक है, और कोशिश करनी है जब आप सेपरेट कर रहे हैं तो जो दरमियान में स्पेस बची है उसके अंदर आप इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस रन करें। ठीक है, नंबर 1 ये लूप है और ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द टुडेज टॉपिक, जो टुडेज लेक्चर, ये जो कुछ अजम्पशंस हैं, ये कुछ अजम्पशंस कुछ ये हैं कि लेट्स सपोज ये एक इंस्ट्रक्शन है जो सोर्स इंस्ट्रक्शन है, रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रही है। अगर ये उनकी टाइप्स हैं, उनके ऑपरेशंस हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो उस रिजल्ट को यूज़ कर रही है, उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी टाइप्स हैं। ठीक है, अगर आपकी एक फ्लोटिंग पॉइंट ALU ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी सोर्स इंस्ट्रक्शन आपकी फ्लोटिंग पॉइंट ALU ऑपरेशन है, और जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है जो इस सोर्स को यूज़ कर रही है वो भी एक अनदर फ्लोटिंग पॉइंट ALU ऑपरेशन है, तो आप इस ALU इंस्ट्रक्शन को 3 क्लॉक साइकिल सेपरेट कर देंगे। ठीक है, ये आपकी अजम्पशंस हैं। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट ALU है और आपकी जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है डेट इज स्टोर इंस्ट्रक्शन, स्टोर डबल, तो आप 2 क्लॉक साइकिल्स सेपरेट कर देंगे, 2 स्टॉल्स आएंगे। ठीक है जी, और अगर आपकी लोड डबल है, सोर्स इंस्ट्रक्शन जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन ALU ऑपरेशन है, तो आप 1 साइकिल जो है वो सेपरेट करेंगे अपनी इंस्ट्रक्शन को और दरमियान में बबल्स इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, बेसिकली वो स्टॉल्स ही हैं, लेकिन हम उसमें रीस्केड्यूल करके इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी लोड डबल है और सेकंड स्टोर डबल है, तो आप कोई भी साइकिल जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे। आप लोग ये याद करें, हम लोगों ने पाइपलाइन में देखा था कि हाफ क्लॉक साइकिल में आप रीड कर सकते हैं, हाफ क्लॉक साइकिल में आप राइट कर सकते हैं, तो ये अमूमन इसके लिए आपको किसी स्टॉल की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। ठीक है, ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो हमने अपेंडिक्स सी में पढ़ा था। मैं 50 दफ़ा आज के लेक्चर में अपेंडिक्स सी का जिक्र कर चुका हूँ। इसका मतलब ये है, और ये आप लोगों के लिए वार्निंग है, कि रिमेनिंग कोर्स में जो कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको समझ नहीं आने वाला अनलेस कि आप लोगों ने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर लिए। ये बेसिकली आपकी बेस बनी थी बिफोर मिड। नाउ मिड से पहले हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके ऊपर हम कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने वाले हैं। ठीक है, तो अपेंडिक्स सी का मैं 1000 दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ और इस चैप्टर 3 में अपेंडिक्स सी अगर आती है तो आपको अपेंडिक्स चैप्टर 3 के कंटेंट समझ आएंगे। तो ये आपको दोबारा वार्न कर रहा हूँ कि आप अपेंडिक्स सी को अच्छी तरह समझ लें। ठीक है जी, तो ये इस लूप की स्केजुलिंग के लिए जो हम स्टैटिक स्केजुलिंग कर रहे हैं उसके लिए ये असम्पशंस हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे स्केजुल करते हैं। तो ये वही कोड है जो अभी हमने देखा है, इसमें कोई स्केजुलिंग नहीं हुई। ठीक है, ये वही कोड है जो अभी हमने देखा है। यहाँ पे डिपेंडेंस है, यहाँ पे डिपेंडेंस है, यहाँ पे एंटी डिपेंडेंस है,
और यहाँ पे भी डिपेंडेंसी x1 की, राइट। ये जो x1 का रिजल्ट है वो यहाँ पे चेक हो रहा है कंपैरिजन्स के लिए, ठीक है। इस कोड में कोई स्केजुलिंग नहीं है, कोई स्केजुलिंग नहीं है, ठीक है जी। तो इन एजम्पशंस को अगर आप यूज़ करें, इन एजम्पशंस को मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, ठीक है। तो ये जो कोड है बेसिकली इट टेक्स 8 साइकिल्स। जहाँ आपकी बुक में गलती है 9 लिखा हुआ है, इट इज़ एक्चुअली 8, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपकी बुक की गलती है, ठीक है। ये जो कोड है जो हमने यहाँ पे देखा है, ये कोड बेसिकली विदाउट स्केजुलिंग, विदाउट एनी स्केजुलिंग, ये आपकी 8 क्लॉक साइकिल्स लेगा पर आइट्रेशन। एक सिंगल आइट्रेशन आपकी 8 साइकिल्स में कंप्लीट होगी। कैसे? अगर आप गौर करें यहाँ पे, फ्लोटिंग पॉइंट लोड, दिस इज सोर्स इंस्ट्रक्शन, फ्लोटिंग पॉइंट लोड, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ALU, फ्लोटिंग पॉइंट ALU। आपने 1 साइकिल की सेपरेशन करनी है, तो दिस इज 1 साइकिल स्टॉल, एक सिंगल साइकिल का स्टॉल है सेकंड क्लॉक साइकिल में। नेक्स्ट इज ALU, फ्लोटिंग पॉइंट ALU। सेकंड इंस्ट्रक्शन इज जो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, स्टोर की इंस्ट्रक्शन है, स्टोर की इंस्ट्रक्शन है। तो अगर आपकी एक फ्लोटिंग पॉइंट ALU है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर है विच इज़ हेयर स्टोर, तो आप 2 साइकिल्स की सेपरेशन करेंगे, तो बेसिकली आपने 2 स्टॉल्स इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। तब ये जो लूप की एक सिंगल आइट्रेशन है वो एग्जीक्यूट हो सकती है विदाउट एनी हैजर्ड, ठीक है। ये हमने बबल्स इंसर्ट करने की एक टेक्निक देखी थी अपेंडिक्स सी में। आप बबल्स या स्टॉल्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो तब जाके आपकी डिपेंडेंस जो है वो रिजॉल्व होती है और फिर आपकी जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो बेसिकली आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन्स का कोड है, बेसिकली ये पर आइट्रेशन 8 साइकिल्स कंज्यूम करेगा जब आप इन बबल्स को इंसर्ट करेंगे। ये विदाउट स्केजुलिंग है। अब आपने गौर करना है, अगर मैंने यहाँ पे खुद मेंशन कर दिया, अगर मुझे नेक्स्ट स्लाइड में करना चाहिए था ताकि मैं आप लोगों से भी इसमें फीडबैक लेता। अगर हम इसमें स्केजुलिंग कर दें और एक इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन सर्च करें और इस स्टॉल्स को फिल करने की कोशिश करें तो ये सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर रही है, सॉरी प्रोग्राम काउंटर के नहीं, जो टारगेट एड्रेस है, टारगेट एड्रेस लूप का जो टारगेट एड्रेस है उसको अपडेट कर रही है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है बाकी इंस्ट्रक्शन से, तो इसको आप उठा के इस फर्स्ट स्टॉल में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक सिंगल क्लॉक साइकिल 7, ये जो स्केड्यूल्ड स्टैटिक स्केजुलिंग के बाद ये जो आपकी लूप बनी है ये एक पर आइट्रेशन 7 साइकिल्स कंज्यूम कर रही है। तो आपने पर आइट्रेशन एक सिंगल साइकिल को सेव कर लिया। तो इमेजिन करें एक सिंगल साइकिल की हमें ओवरऑल बाद में कॉस्ट क्या हमें मिल रही है, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो 1000 टाइम्स इस लूप ने एग्जीक्यूट करना है। इस अरे में 1000 एलिमेंट्स हैं, तो बेसिकली आपने एक सिंपल एक इंस्ट्रक्शन को मूव करने की वजह से आपने 1000 साइकिल्स सेव कर लिए, ठीक है। तो स्केजुलिंग के बाद आपने एक साइकिल को सेव कर लिया। जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि हम इसके साथ अभी और कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी भी हमें कोई इतनी रीज़नेबल ये हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि अभी स्टिल 2 साइकिल्स जो हैं पर आइट्रेशन ज़ाया हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स इस लूप को कंप्लीट करने में 2000 साइकिल्स जो हैं वो ज़ाया चले जाएंगे अगर हम सिर्फ इसको रन करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम इन स्टॉल्स को भी ख़त्म करें। जी यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये जो लोड कर रहा है F4 को लोड उसमें से स्टोर कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन नो सर थर्ड, यहाँ पे थर्ड जी ये जो F4 को जब स्टोर कर रहा है, ये F नोट और F2 का जो F add की इंस्ट्रक्शन है, राइट। नो सर ये जो FSD लिखा हुआ है, ओके ये वाली FSD जिसे मैं ये कर रहा हूँ, ये वाली पॉइंट कर रहा हूँ, हाँ जी। या ये ऊपर वाली? पहले बताएं ऊपर वाला कोड की बात करी, नीचे वाले कोड की बात करी? सर ऊपर वाले कोड की। ओके दिस इज FSD, यस। इसमें क्या क्वेश्चन है? सर ये इसमें तो मतलब अगर हम इस टेबल में देखें तो इसमें तो क्लॉक साइकिल मतलब इंस्टॉल करने चाहिए इसके बाद भी, क्योंकि ये तो इसके बाद करना चाहिए इस टेबल के अकॉर्डिंग देखे जाए, क्योंकि इसकी स्टोर कर रहा है ना, और F4 ऊपर से ALU से
ALU ऑपरेशन के बाद आया। यहाँ तो देखिए, यहाँ पे भी यहाँ पे ना कहीं पे भी जो ये सोर्स इंस्ट्रक्शन है, जो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है। अगरचे ये डिपेंडेंस जो है यहाँ पे एंटी डिपेंडेंस है, और एंटी डिपेंडेंस ट्रू डिपेंडेंस नहीं होती, ये भी मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। दोबारा दिखा देता हूँ आपको। एंटी डिपेंडेंस जो होती है वो ट्रू डिपेंडेंस नहीं कहलाती। मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है जनाब, मैंने लिखा हुआ है ट्रू एंटी डिपेंडेंस इज नॉट ट्रू डिपेंडेंस। कहाँ पे है? यस, नॉट अ ट्रू डिपेंडेंस। ठीक है, जो नेम डिपेंडेंसीज है ट्रू डिपेंडेंसीज नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ डेटा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे जो x1 है, ये जो x1 है उसको सिर्फ रीड करना है, उसकी वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र नहीं कहीं हो रहा। ठीक है, सिर्फ रीड कर रहा है यहाँ पे x1 पे। एनीवेज, आप कह रही हैं कि यहाँ के बाद जो है एक स्टॉल आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए। उसकी रीज़न ये है, दिस इज सोर्स इंस्ट्रक्शन विच इज़ स्टोरेज इंस्ट्रक्शन। तो इस सोर्स इंस्ट्रक्शन में कहीं भी स्टोरेज का कॉलम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज का है, तो यहाँ पे कोई स्टॉल नहीं आएगा। राइट, जब आपको ऐड इमीडिएट की वैल्यू चाहिए, ऐड इमीडिएट की वैल्यू चाहिए, तो x1 आपको यहाँ शुरू से अवेलेबल है, शुरू से अवेलेबल है। इस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में आपको x1 अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको x1 की वैल्यू वही मिलेगी जो यहाँ पहली इंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे कहीं इंस्टॉल की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? नो सर, मैं ये कह रही थी कि ये देखिए जो F4, जो तीसरी इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है ना F4, तो ये तो स्टोर कर रहा है ना F4 को। जी, यस, F4 को स्टोर कर रहा है। यस, तो लेकिन F4 आगे ये यूज़ तो नहीं हो रहा। देखिए F4 आया तो ALU ऑपरेशन से था। नो, ये यस, तो हमने यहाँ पे ये सोर्स इंस्ट्रक्शन है, ये ALU ऑपरेशन के बाद हमने 2 स्टॉल्स किए इस टेबल के मुताबिक, और फिर हमने स्टोर करें फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर डबल प्रिसीजन। तो हम इस ALU ऑपरेशन के बाद, इस ALU ऑपरेशन के बाद स्टोरेज करें, और हमने 2 साइकिल्स का स्टॉल कर दिया। ये 2 साइकिल्स का स्टॉल है, तो यहाँ पे तो हमने स्टॉल्स कर दिया, लेकिन इस स्टोरेज के बाद F4 ख़त्म हो गया। हमें यहाँ पे रिमेनिंग 2 इंस्ट्रक्शन में F4 की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। ओके, समझ आ गई है। क्लियर है? चलें, गुड। ओके जी, हम कहाँ पे हैं? ओके, ठीक है जी। हमारे जो यहाँ पे एक साइकिल सेव करने से हमें हमारी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि हमें 2 साइकिल्स 2000 साइकिल्स पर लूप हमारे ज़ाया चले जाएंगे, तो हमें इन 2 साइकिल्स का भी कुछ करना है। तो अब ये वाला कोड है, ये वाला कोड ये मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया। तो इस 1 लूप के अंदर 7 साइकिल्स हैं, लेकिन अब ये जो साइकिल्स हैं इनको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो यूजफुल जो साइकिल्स हैं ना, वो सिर्फ 3 हैं, लोड, ऐड और स्टोर। ये आपका ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करें जो एडिशन है। आपने अरे से वैल्यू उठाई, F1 में स्टोर की, एडिशन की, और फिर वापस उसको X1 में स्टोर कर दी। तो सिर्फ 3 साइकिल्स हैं जो अरे ऑपरेशंस कर रहे हैं। बाकी 4 साइकिल जो हैं वो लूप का ओवरहेड है। ये दोनों इंस्ट्रक्शन लूप का ओवरहेड है। ठीक है, ये कुछ गलती नहीं हुई। एक मिनट, नो। तो बेसिकली ये जो है, सॉरी, ये जो ब्रांच नॉट इक्वल, दिस वन ब्रांच नॉट इक्वल, ये इंस्ट्रक्शन, ऐड इमीडिएट जो बेसिकली आपकी टारगेट एड्रेस को अपडेट कर रही है, ये इंस्ट्रक्शन, और ये 2 स्टॉल्स, ये लूप का ओवरहेड है। ये 4 साइकिल्स कंज्यूम कर रहे हैं। यूजफुल ऑपरेशन सिर्फ 3 है। जो ओवरहेड है लूप का वो 4 साइकिल्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जब आप इस तरह का लूप बनाते हैं तो उसमें एक लूप ओवरहेड होता है और कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं 2 स्टॉल्स और ये ऐड इमीडिएट और ब्रांच नॉट इक्वल, ये आपके लूप ओवरहेड है, और हमने अब इसको भी मिनिमाइज करना है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, एक टेक्निक यूज़ होती है जिसको कहते हैं लूप एंड अनरोलिंग। ठीक है, तो ये क्या करती है जी, अ सिंपल स्कीम फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिलेटिव टू द ब्रांच। रिलेटिव टू द ब्रांच आप नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इंक्रीज करेंगे, एंड लूप ओवरहेड को जो है ना आपने मिनिमाइज करना है। लूप ओवरहेड को मिनिमाइज करना है यूजिंग लूप अनरोलिंग। ये क्या कर रहा है, मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ लूप ओवरहेड और इम्प्रूव स्केजुलिंग। लूप ओवरलैपिंग, अनरोलिंग की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये वही कोड है, वही लूप है, ये लूप है, और लूप अनरोलिंग के बाद ये इसका कोड ये बन गया। इसमें आप ये कर रहे हैं, आपका मेन पर्पस क्या है, आपने लूप ओवरहेड को मिनिमाइज करना है और स्केजुलिंग को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने का मतलब ये किसी तरह ये स्टॉल्स भी यूज़ कर लेने। तो हमने क्या किया,
एक मिनट, एक मिनट, इसमें ना एक छोटा सा मैं आपको बताता चलूँ। नहीं, ओके ठीक है जी। तो आपने किया ये जो अरे ऑपरेशंस थे, 3 ऑपरेशंस लोड, ऐड और स्टोर, इनको आपने 4 टाइम्स रिपीट कर दिया। ठीक है, आपने इनको 4 टाइम्स रिपीट कर दिया और आपने बजाय इसके कि आप हर लूप में एक दफ़ा आइट्रेशन करें सिंगल एलिमेंट की, आप 4 आइट्रेशंस रन एक साथ रन कर लेंगे। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम टारगेट एरेक्स एक सिंगल आइट्रेशन से अपडेट हो रहा है 8 से। ठीक है जी, 8 से, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इट इज़ 64 बिट्स 8 बाइट्स। तो अब जबकि आपने सेम ऑपरेशंस को 4 टाइम्स रिपीट कर दिया है, तो आपने यहाँ पे जब आपने टारगेट एड्रेस को अपडेट करना है तो 8 4 आर 32, तो 32 का आपने टारगेट एड्रेस अपडेट करना है और फिर ब्रांच इक्वल करना है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपकी एक आइट्रेशन में 4 एडिशंस हो रही हैं, और ये एडिशन इस तरह हो रही हैं कि आपके ये जो स्टॉल्स हैं ये भी रिमूव हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं सॉरी, यहाँ पे आपके स्टॉल्स रिमूव नहीं हुए जी, हुए कि नहीं हुए बताएं मुझे ज़रा जी। आपने ये क्या है था, एक मिनट जी, लोड ऐड स्टोर, तो लोड ऐड स्टोर, और इनके इन तीनों इंस्ट्रक्शंस में 3 स्टॉल्स हैं। ठीक है जी, तो आपने इन तीनों को रिपीट किया है, इस एक तीनों ऑपरेशंस को 4 टाइम्स रिपीट कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या होगा, हर रेपिटिशन के लिए 3 स्टॉल्स भी होंगे। तो लूप एनरोलिंग की वजह से मेन इफेक्ट आपका ये हुआ है कि आपका जो ब्रांच ओवरहेड है वो रिड्यूस हो गया। पहले आपका ये ओवरहेड जो था वो 1 के लिए था, अब आपका ये जो 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, ये 12 के लिए। ठीक है, अच्छा, अब जो कोड है प्रीवियसली ये 4 साइकिल्स ले रहा था, 7 साइकिल्स ले रहा था, 7 साइकिल्स। ठीक है जी, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्टॉल हमारा यहाँ पे है, 2 स्टॉल्स हमारा एडिशंस के बाद है। ठीक है, तो 1 स्टॉल फॉर आफ्टर लोड, 2 स्टॉल्स आफ्टर अरिथमेटिक ALU एडिशन। तो 4 टाइम्स आपने इन्हें रिपीट किया है, तो 2 इंटू 4 एंड 1 इंटू 4 प्लस 14, ये टोटल 14 इंस्ट्रक्शंस हैं, 12 प्लस 2 14। तो ये जो लूप है, ये लूप अपनी सिंगल आइट्रेशन जो बेसिकली इस लूप की 4 आइट्रेशंस की इक्वलेंट है, ये लूप अपनी सिंगल आइट्रेशंस 26 क्लॉक साइकिल्स में कंप्लीट कर रही है। 14 साइकिल्स ये हैं, प्लस जो स्टॉल्स हैं ये 4 इंटू 4 प्लस 8, जो 12 स्टॉल्स हैं ये आपके 12 स्टॉल्स प्लस 14 साइकिल्स, ये आपकी 26 साइकिल्स कंज्यूम कर रहे हैं। ये इस लूप की सिंगल आइट्रेशन के जो बेसिकली ये जो लूप है ये इस लूप के 4 आइट्रेशंस के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो बेसिकली इस लूप को आपने 6.5 क्लॉक साइकिल्स में पर आइट्रेशन कंप्लीट किया है। पहले आपकी 7 थी, यहाँ पे आपकी इनिशियली 8 थी, फिर आपने 7 कर दी। आपने लूप एनरोलिंग के बाद आपने पर आइट्रेशन 0.5 क्लॉक साइकिल्स और सेव कर लिया। ठीक है, इफेक्टिवली आपने 0.5 साइकिल सेव किया पर आइट्रेशन ऑफ दिस लूप। ठीक है, ये लूप एनरोलिंग की वजह से आपने किया। यहाँ पे की क्वेश्चन है तो पूछें। अब प्रॉब्लम ये, यहाँ पे भी स्टॉल्स हैं और वो हमारे अब यहाँ पे 8 + 4 12 स्टॉल्स, इस लूप की पर आइट्रेशन 12 स्टॉल्स जो हैं वो डेसिपेट हो रहे हैं, ज़ाया जा रहे हैं, तो हमने उनको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वैसे कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना हम इसको आगे फर्दर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि स्टॉल्स भी ख़त्म हो जाएंगे और साइकिल्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। अभी आप देखिएगा, ये आपकी ओरिजिनल लूप थी, राइट। और इसमें ये जो स्टॉल्स हैं जो हर रेपिटिशन में आ रहे हैं, 12 स्टॉल्स बन जाएंगे, वो हमने रिमूव करने हैं कोशिश करके। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें।
सॉरी ये मैं आगे चला गया काफ़ी। जी क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके प्लस 14 क्यों हुआ है? प्लस 14 क्यों हुआ है? ये 14 इंस्ट्रक्शन है, 12 + 2 14। ये हर इंस्ट्रक्शन 1 साइकिल ले रही है ना, ठीक है। यस सर। तो दिस इज 14 और ये 12 स्टॉल्स हैं, 3 3 3 3 3 4 12, राइट? क्लियर है? यस सर। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है, दिस इज लूप अनरोलिंग, दिस इज लूप unrolled loop but without scheduling. This was our original loop. This was our loop with scheduling without unrolling. This is our loop with loop unrolling without scheduling, right? तो अब हम इस unrolled loop में scheduling ला रहे हैं। एक बात मैंने यहाँ पे गौर कर लें, ये कुछ मैंने रेड में लिखे हुए हैं रजिस्टर्स, ठीक है। ये आपकी बुक में गलती है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये सब की सब गलत लिखे हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है। तो आप ये इसको अपने तौर पे ठीक कर लीजिएगा। ये जो आपकी बुक में जो कोड है या आपकी बुक में मेरे पास जो है पेज 180 पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब मिस्टेक्स हैं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं था, ये -24, आप देख लीजिएगा, ये सब मिस्टेक्स हैं। अब इसमें हुआ ये है, ये अनरोल्ड लूप है, इसमें हमने स्केजुलिंग भी डाल दिया ताकि स्टॉल्स रिमूव किए जा सकें। तो हमने, अगर आप इस टेबल पे गौर करें, जहाँ पे हमें बेसिकली कोई लेटेंसी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी अगर हम इस अनरोल्ड लूप को इस तरह स्केड्यूल कर दें। पहले सब रजिस्टर्स, सब वैल्यूज़, 4 वैल्यूज़ अपनी मेमोरी लोकेशन से डिफरेंट रजिस्टर्स में स्टोर कर लें। रजिस्टर रीनेमिंग बेसिकली हम कर रहे हैं, डिफरेंट रजिस्टर्स में स्टोर कर लें। फिर हर रजिस्टर की वैल्यू को कांस्टेंट ऐड कर दें। F2 में हमारा कांस्टेंट था, हर वैल्यू को हम हर वैल्यू में इस कांस्टेंट को ऐड करें और इन न्यू रजिस्टर्स में स्टोर कर दें, ठीक है। और ये जो न्यू वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, इनको वापस स्टोर कर दें। तो आप इस टेबल पे अगर गौर करेंगे आप लोग, इस टेबल पे, तो इन सब इंस्ट्रक्शन में, इस स्केजुलिंग में कहीं पे भी हमें डिले की या स्टॉल की ज़रूरत नहीं है, बबल की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कम्प्लीटली स्टॉल्स रिमूव हो गए। ये 14 साइकिल्स में लूप कंप्लीट हो रही है और ये सिंगल लूप इस लूप की 4 आइट्रेशंस को कंप्लीट कर रही है विदाउट एनी स्टॉल, राइट। तो ये 14 साइकिल्स जो हैं बेसिकली, जब आप ये 4 आइट्रेशंस की इक्वलेंट है ये आपकी लूप, तो ये आपकी जो ओरिजिनली आपकी 8 साइकिल्स थे वो रिड्यूस होके 3.5 साइकिल्स पर आइट्रेशन बन गए। लूप एनरोलिंग विद स्केजुलिंग के बाद आपकी एक सिंगल आइट्रेशन जो है, इस लूप की सिंगल आइट्रेशन जो है वो 3.5 साइकिल्स में कंप्लीट हो रही है पर आइट्रेशन, राइट। इस टेक्निक से प्रॉब्लम ये होता है कि आपके रजिस्टर्स के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। 32 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हैं, 32 इंटीजर रजिस्टर्स हैं। ये हमने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर अपेंडिक्स ए में स्टडी किया है, राइट। तो रजिस्टर प्रेशर बिल्डअप होता है आपकी स्केजुलिंग और लूप अनरोलिंग की वजह से, ठीक है। तो ये एक लिमिटेड आप अमाउंट ऑफ स्केजुलिंग कर सकते हैं, रजिस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं आपके पास, 32 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हैं, 32 इंटीजर रजिस्टर्स हैं, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने अपनी लूप को उसकी पर आइट्रेशन 8 साइकिल से रिड्यूस करते हुए, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए आप लोगों ने 3.5 साइकिल पर आइट्रेशन पे ले आए हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब आप मेरे क्वेश्चन का एक आंसर करें और मुझे ये बताएं कि हमने यहाँ पे 4 टाइम्स रेपिटेशन क्यों की है, हमने 5 टाइम्स क्यों नहीं की है, 6 टाइम्स क्यों नहीं की, या हायर नंबर ऑफ टाइम्स हमने क्यों नहीं की? जी कौन बताएगा मुझे? सर इसलिए कि अगर इसको 5 करें तो जो ओरिजिनल में हमारे 7 क्लॉक साइकिल्स आ रहे हैं, अगर फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके जो क्लॉक साइकिल वो तो 7 से भी बढ़ जाएंगे। नहीं, कोई खास अच्छा आंसर नहीं है। चलिए अच्छा, वेरी गुड, आपने आंसर किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन
रीजनेबल आंसर नहीं है। ओके जी, अगर देखें यहाँ पे 3 स्टॉल्स हैं तो आपने इनको फिल अप करना है ना, तो ये 1 2 3 एक तो इन स्टॉल्स को फिल अप करें। नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी जो टोटल अरे की लेंथ है वो 1000 है, राइट। तो 4 इज डिविजिबल सॉरी 1000 इज डिविजिबल बाय 4, राइट। तो अगर आपको अरे की लेंथ मालूम है, ब्रांच की लेंथ मालूम है, तो आप इसको 4 इज डिविजिबल, जो 1000 को आप 4 पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली आपने इस लूप के 250 250 250 250 के चंक्स बना के आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये रीज़न है। लेकिन प्रैक्टिकली कई दफ़ा आप लोगों ने बहुत दफ़ा प्रोग्रामिंग की है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि ब्रांच में ना, जो ये ब्रांचेस हैं बेसिकली, ब्रांचेस में आपको ये फाइनल वैल्यू नहीं पता होती। हो सकता है आपकी लूप पहले टर्मिनेट कर जाए, 999 तक ना जाए, 0 to 999 तक ना जाए, बल्कि 135 पे लेट्स सपोज टर्मिनेट कर जाए, तो हमें ओरिजिनली नहीं पता होता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना करते ये एक टेक्निक यूज़ होती है, स्ट्रिप माइनिंग। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो माइनिंग डिपार्टमेंट में है तो आप उससे ज़रूर पूछिएगा स्ट्रिप माइनिंग होती क्या है। ये बेसिकली ये टर्म वहीं से आई हुई है, ठीक है। माइनिंग डिपार्टमेंट में अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड है तो आप उसे पूछिएगा जनाब स्ट्रिप माइनिंग होती क्या है, ये वहाँ से टर्म आई हुई है। तो इसमें आप करते ही हैं, हमें लूप आइट्रेशन अननोन है, नंबर ऑफ लूप आइट्रेशन अननोन है। तो लेट्स सपोज हम हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशन n है, तो हम करते ही हैं, हम k कॉपीज बनाते हैं लूप बॉडी में। जैसे हमने यहाँ पे 4 बॉडीज बना दी, रिपीट कर दिया 1 2 3 4। हम लूप की बॉडी की k कॉपीज बनाते हैं और पेयर ऑफ लूप्स बना देते हैं, 2 पेयर ऑफ लूप्स। बेसिकली एक पेयर में 2 लूप्स होती हैं, एक पेयर बनाते हैं जिसमें 2 लूप्स होती हैं। जो फर्स्ट लूप होगी, जो फर्स्ट पेयर का फर्स्ट लूप होगी, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो ओरिजिनल लूप होगी जिसमें ओरिजिनल बॉडी होगी। और ये जो लूप है ये आपकी n mod k टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, क्योंकि आपने k कॉपीज बनाई हुई हैं। जो सेकंड बॉडी है, सेकंड लूप है, जो पेयर का सेकंड पार्ट है, उसमें अनरोल्ड बॉडी है, राइट। ये दिस इज अनरोल्ड लूप। तो सेकंड लूप होगी दैट विल बी अनरोल्ड लूप, और वो n/k टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर आप इनको n और k की वैल्यूज़ को एज्यूम करें अपने तौर पे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप n को किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट n और k की आर्बिट्रेरी वैल्यू सेट करें और आप देखिएगा आप n को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक स्ट्रिप माइनिंग कहला रही है। और एक बात याद रखें, n mod k ये जो रिमाइंडर ऑपरेशन है इसकी वैल्यू स्मॉल होगी, जबकि n/k की वैल्यूज लार्ज होगी, बिकॉज n इज लार्ज, राइट। और आप k जो है वो आपका लिमिटेड है, क्योंकि अगर आप k को इंक्रीज कर देंगे तो रजिस्टर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और एक हद से ज़्यादा k यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो n/k वैल्यू विल बी लार्ज, n mod k वैल्यू विल बी स्मॉल। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम है आपकी जो पेयर का ये सेकंड अनरोल्ड लूप है, ये आपका मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम कंज्यूम करेगी, राइट। तो यहाँ तक एक क्वेश्चन है, पूछ लें। एडवांस ब्रांच प्रेडिक्शन ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है, राइट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आज के लिए हमारा यहीं तक है लेक्चर है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग मुझसे पूछ लें।